तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो लाए हैं बहुत ही रोचक। 88 साल पहले रची गई एक कंपनी जो कि सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई और दोबारा उसी समूह द्वारा खरीदी गई जिसने उसकी स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो बात है उन दिनों की जब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा था, जहां एक तरफ आज़ादी के लिए क्रांति चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ 29 जुलाई 1902 को टाटा परिवार में जन्म लेता है एक नया सदस्य। नाम जहांगीर रतनजी टाटा उर्फ JRD टाटा। एक एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा ग्रुप के चेयरमैन और इंडिया के पहले लाइसेंसधारी पायलट JRD टाटा ने पहली बार मात्र 15 की उम्र में ही शौकिया हवाई जहाज उड़ाया। इस शौक के चलते 28 साल की उम्र में मात्र 2 लाख रुपयों के निवेश के साथ 2 पायलट, 2 विमान और 3 मैकेनिकों को मिलाकर अप्रैल 1932 में टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत की। शुरुआती साल में 15 अक्टूबर 1932 को पहली फ्लाइट कराची से बॉम्बे और मद्रास की तरफ यात्रा शुरू की गई। पहले इस साल में टाटा एयर सर्विसेज के द्वारा 1,60,000 मील की उड़ान भरी गई, जिसमें 155 पैसेंजर और तकरीबन 10 टन चिट्ठियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाई गई और 60,000 रुपये का मुनाफा पहले साल टाटा एयरलाइंस ने कमाया। धीरे धीरे टाटा अपने एयर सर्विसेज में बढ़ोतरी करती रही। सन 1938 में टाटा एयरलाइंस सर्विस का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस रखा गया। इसी साल टाटा द्वारा भारत में घरेलू उड़ान के लिए भी और भी जगह चुनी गई। टाटा अपनी ऑपरेटिंग अहमदाबाद, कराची, मुंबई, बेलारी और चेन्नई से करती थी। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भारत की कमर्शियल सर्विसेज बहाल हो गई थी, जिसका सीधा असर टाटा एयरलाइंस पर भी पड़ा। सन 1946 में टाटा, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब पब्लिक लिमिटेड बन गई। टाटा एयरलाइन का नाम अब एयर इंडिया हो गया, जिसका लोगो लाल रंग का हंस था और उसके अंदर नारंगी रंग का कोणार्क चक्र था, जो भारत के लोगों का भी प्रतीक माना जाता था। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एयरलाइन का 49% हिस्सा अधिग्रहण किया। उस समय अधिग्रहण के कारण भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर JRD टाटा काफ़ी निराश भी हुए। सन 1953 में कंपनी का पूरा कंट्रोल भारत सरकार ने ले लिया। एयर इंडिया ने इस दौर के बाद काफ़ी कामयाबी भी हासिल की। सन 1960 में जेट बोइंग 707-420 एयरक्राफ्ट को भी अपनी एयरलाइंस में शामिल किया। 1962 आते आते एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बनी। एयर इंडिया काफ़ी अच्छे तरीकों से काम कर रही थी। तरक्की की राह को चलते हुए एयर इंडिया पैसेंजर सर्विसेज की सबसे बड़ी ऑपरेटर बनी। आगे बढ़ते हुए एयर इंडिया ने 1990 में कुवैत में चल रहे गल्फ वॉर में अपना श्रेष्ठ योगदान देते हुए 13 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 1990 तक 1,70,000 लोगों को अपने घर पर पहुंचाया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया और ये समय एयर इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड था। सन 1997 से इंटरनेट जगत में एयर इंडिया की ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन काउंटर शुरू किया गया, लेकिन सन 2000 के बाद एयर इंडिया पर जैसे घाटे के काले बादल गिरने लगे। सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एयर इंडिया के 40% शेयर बेचने का प्रयास किया। एयर इंडिया का स्वर्णिम सफ़र कई हद तक कम हो गया। एयर इंडिया को बचाने के प्रयास में घरेलू उड़ान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और 2005 में लो कॉस्ट एयर इंडिया की एक्सप्रेस को लॉन्च किया, मगर दुर्भाग्य जैसे एयर इंडिया का साथ छोड़ ही नहीं रहा था। 2012 के आते आते एयर इंडिया रैंकिंग के मामले में चौथे पायदान पर आ गई। कर्ज बढ़ने लगा, जिसके कारण एयर इंडिया ने अपने 8 में से 5 एयरक्राफ्ट एतिहाद एयरवेज को बेच दिए। एयर इंडिया की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि 2018 में जब 76% शेयर बेचने की घोषणा की गई तब किसी ने भी अपनी रुचि कंपनी में नहीं दिखाई। तब तक एयर इंडिया पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी थी। लेकिन 2020 में जब 100% शेयर बेचने की घोषणा हुई तब खरीदारों की सूची में पहला नाम टाटा ग्रुप का आया। हैरान करने वाली बात यह है कि सन 1932 में मात्र 2 लाख से शुरू की हुई कंपनी को फिर से टाटा ने ही अक्टूबर 2021 में सबसे ऊंची बोली लगाकर 18,000 करोड़ में खरीदा। 1932 में JRD टाटा, जिसे अपना बच्चा कहते थे, वो बच्चा टाटा से दूर हो गया था। लेकिन 8 अक्टूबर 2021 यह वह ऐतिहासिक दिन बना जिस दिन एयर इंडिया की फिर से टाटा समूह में घर वापसी हुई, जिस पर सम्मानीय रतन टाटा ने काफ़ी भावुक होकर कहा कि अगर JRD टाटा आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। और टाटा को दोबारा मौका मिला है एयर इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ और भी रोचक वीडियो लाऊँ।